अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा नया टॉपिक लेटेस्ट एनर्जी और ये हमारे लेक्चर 04 होगा सॉलिड के चैप्टर से, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है क्लास 11 के। तो ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है। इससे पहले वाले लेक्चर 03 में आप पढ़ चुके हैं डिफरेंस बिटवीन या टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, जैसे कि आयनिक क्रिस्टल्स है, कोवेलेंट क्रिस्टल्स है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स है और मेटालिक क्रिस्टल्स है। या आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि आप आयनिक सॉलिड्स को पढ़ चुके हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स को पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड लास्ट वन जो हम पढ़ चुके थे मेटालिक सॉलिड्स। तो उसमें हमने ये सारे पढ़ चुके हैं सारे टॉपिक्स। असल में जो हमारा टॉपिक था लेक्चर 03 में वो क्या था कि ब्रीफ डिस्कशन था अबाउट आयनिक एंड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स या आयनिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। लेकिन हमने सबकी डिस्कशन की है और सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कुछ हमने आपके साथ शेयर किए। तो आपने वो लेक्चर देखा होगा। इसके बाद आज हम लेटेस्ट एनर्जी को डिस्कस करते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है। तो लेटेस्ट एनर्जी को अंडरस्टैंड करने से पहले हम आयनिक बांड के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि आयनिक बांड किस तरह बनता है। आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड के बीच हमारे पास क्या होता है, एक आयनिक बांड होता है। अब ये आयनिक बांड किस तरह बनता है कि सोडियम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। क्लियर है? तो इनसे क्या बनता है, एक आयन बनता है और ये हमारे पास एक गैसियस एटम होगा। ये फिर हमारे पास एक गैसियस आयन होगा और इनको हम कुछ एनर्जी देंगे। इस एनर्जी के एब्जॉर्ब करने के बाद हमें सोडियम क्या देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और हमारे पास एक सोडियम का आयन बनेगा। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, ये वाली एनर्जी जो है जो हमने दी है, दिस एनर्जी फॉर सोडियम जो हमने दी है, इसको हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी। अब व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, आप 9th में पढ़ चुके हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव या टू रिमूव शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम। किसी आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, एक तन्हा एक ही एटम जो बिल्कुल सेपरेट होता है, ना ही किसी क्रिस्टल में होता है, ना ही किसी मॉलिक्यूल्स में होता है, बिल्कुल सेपरेट एक एटम होता है। और इसे ही सेपरेट एटम, जब हमारे पास कोई भी एटम हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड या गैस हो, लेकिन अगर वो एटम हमारे पास सिंगल है, आइसोलेटेड फॉर्म में है, तो वो गैसियस फॉर्म में होता है। तो जब भी हम किसी सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो हम कुछ एनर्जी देते हैं और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये हो गई हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर एक बात याद रखें कि जितनी हमारे पास अब आयनाइजेशन क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी अगर मिनिमम है, इफ वी हैव मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी, तो हमारे पास ये जो आयन होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। वी विल हैव स्टेबल कैटायन या मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी स्टेबल विल बी दी कैटायन। तो इतना हमारे पास वो कैटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। अब इसकी क्या मतलब है, जरा देख ले। जब भी हम किसी चीज को एनर्जी देते हैं तो इनकी एनर्जी इंक्रीज होती है और जब एनर्जी इंक्रीज होती है तो अनस्टेबिलिटी आती है। तो जितनी हमें कम एनर्जी रिक्वायर होगी इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की, तो वो जो आयन बनेगा उसके पास उतनी ही कम एनर्जी आएगी और फिर वो एटम इतना ही हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, मतलब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी उस एटम को देना पड़ता है, तो उसका जो रिजल्टेंट आयन बनेगा, उस आयन के साथ तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी और फिर वो आयन हमारे पास क्या होगा, इतना ही अनस्टेबल होगा। तो मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी, जितनी हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी आयन के पास कम होगी उतनी हमारे पास वो आयन या कैटायन जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अब हमारे पास क्लोरीन की क्या बात होती है कि क्लोरीन फिर क्या करता है, वो एक एटम गेन कर लेता है और फिर जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इसका भी आयन बनता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहाँ कुछ एनर्जी वो रिलीज करता है। मैं इस एनर्जी को एनर्जी ऑफ सोडियम कहता हूँ और इस एनर्जी को मैं एनर्जी ऑफ क्लोरीन कहता हूँ। यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ क्लोरीन है यानी क्लोरीन आयन के बनते वक्त, यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि एनर्जी ऑफ सोडियम, यहाँ मैं इसको कहता हूँ एनर्जी 1 और इसको मैं कहता हूँ एनर्जी 2। एनर्जी 1 को हमने नाम दे दिया आयनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी 2 को हम नाम देते हैं, ये सिंबल हमें एनर्जी की सिंबल, यानी इससे हम एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू द अटरमोस्ट शेल ऑफ न्यूट्रल आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम्स। जब भी कोई एक न्यूट्रल और आइसोलेटेड और गैसियस एटम के अटरमोस्ट शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
अब ज़रा देख लें ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा वो सोडियम जो रिलीज़ किया है क्लोरीन का एटमॉस्फेयर शेल में, तो इनसे कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब यहाँ पर देख लें कि जितनी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी रिलीजिंग से हमारे पास एनर्जी कम होती है, जितनी हमारे पास एनर्जी कम होगी उतना हमारे पास वो सिस्टम स्टेबल होगा। तो जितना हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, यहाँ पर आप लोग ये नोट लिखेंगे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टेबल विल बी दी एनायन। तो एनायन हमारे पास क्या होगा, वो इतना ही हमारे पास स्टेबल होगा, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ की होगी और जब एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ कर चुका होगा तो वो सिस्टम के पास काफ़ी कम एनर्जी बाकी रह चुकी होगी और जब एनर्जी कम रह चुकी होगी तो वो सिस्टम इतना ही स्टेबल होगा। अब ये हो गए हमारे पास आयंस बन गए। अब आपको पता है कि ये वाला एटम जब बन गया सोडियम आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है और क्लोरीन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 17 है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो ये इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम प्लस में अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि जब कोई एटम न्यूट्रल होता है तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद सेम होती है। फिर एटॉमिक नंबर की बात, यानी ये चीजें मैंने डिस्कशन नहीं करनी, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। और 10 इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो नियान के पास भी कितने, नियान का एटॉमिक नंबर 10 होता है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास नियान का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ सिमिलरिटी रहता है और नियान चूंकि एक स्टैंडर्ड एलिमेंट है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर सोडियम हासिल कर लेता है तो वो क्या बन जाता है? स्टेबल बन जाता है। और हमें जी लेविस साहब ने कहा है कि कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। क्यों? ताकि वो स्टैंडर्ड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करे। और स्टैंडर्ड एलिमेंट कौन है? जो हमारे पास है ग्रुप 8 वाले एलिमेंट्स है, यानी नोबल फैमिली वाले हीलियम, नियान, आर्गन, प्रोटॉन, ज़ीनान, रेडॉन। तो इनमें से किसी एक एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कोई एटम हासिल करता है, चाहे वो एटम लॉस के इलेक्ट्रॉन लॉसिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन गेनिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से, तो फिर वो एटम या आयन स्टेबल बन जाता है। अब जरा देखो यहाँ पर हमारे सोडियम ने नियान का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल किया है, मतलब ये स्टेबल आयन बन चुका है। तो अब अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? न्यूट्रल जब भी होता है इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का भी गेन किया है। तो यहाँ पर इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 18। और आपको पता है कि आर्गन जो होता है, हीलियम, नियान, आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। तो ये जो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 18। तो जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, इस तरह हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। मतलब अब ये भी स्टेबल बन चुका है और ये भी स्टेबल बन चुका है। तो अगर ये दोनों स्टेबल बन चुके हैं तो यहाँ हम लिखते हैं कि सोडियम प्लस और क्लोरीन नेगेटिव जो होते हैं वो फिर से बॉन्ड बनाते हैं आपस में और सोडियम क्लोराइड का एक आयनिक कंपाउंड देता है। मतलब अभी ना इसको फिर से बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत है? अगर ये स्टेबल भी बन चुके हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ स्टैंडर्ड नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर ये हासिल कर चुके दोनों, तब फिर से ये दोनों बॉन्ड क्यों बनाते हैं? तो यहाँ आपको मैं ये आंसर देता हूँ कि यहाँ पर चूंकि ये सोडियम हमारे पास गैसियस बन चुका था, क्लोरीन नेगेटिव भी हमारे पास गैसियस बन चुका था। यहाँ पर आप लोग लिखे ये क्लोरीन की हालत में होगा गैसियस, क्योंकि ये सिंगल है, आइसोलेटेड है। और ये भी किस में होगा? गैसियस होगा। यहाँ पर ये गैसियस है, ये गैसियस। और जब ये गैसियस सोडियम प्लस और गैसियस क्लोरीन नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। और आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड इज सॉलिड सब्सटेंस। तो आपको पता है कि गैसियस सब्सटेंसेस हमारे पास थोड़े अनस्टेबल होते हैं और सॉलिड सब्सटेंसेस हमारे पास क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं कि सोडियम इज स्टेबल, सोडियम आयन इज स्टेबल स्पीशीज, क्लोरीन नेगेटिव इज स्टेबल स्पीशीज। लेकिन अगर वो गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में जा सकते हैं तो वो जाएंगे, क्योंकि वहां पर उनको थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। ये अभी भी स्टेबल है लेकिन इनसे ज्यादा ये वाला स्टेबल होगा। तो आपको पता है कि हर कोई लेस स्टेबिलिटी से हायर स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है, तो वो इसलिए ये बॉन्ड बनाते हैं। और जब इनकी स्टेबिलिटी इनसे कम है, मतलब जब ये इनमें जाएगा तो वो क्या करेगा? एक कुछ एनर्जी लॉस करेगी, क्योंकि एनर्जी लॉस करेंगे तो आपके पास स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पर अगर सोडियम क्लोराइड बन रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और इस एनर्जी को मैं एनर्जी 3 का नाम देता हूँ। और यहाँ ये एनर्जी 3 जो है इसको हम कहते हैं लेटस एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं? लेटस एनर्जी। लेटस का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ये जो सोडियम क्लोराइड बनता है ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। और आपको मैं परसों क्लास के यानी लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ क्रिस्टल लेटस में कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड के क्या बनते हैं।
क्रिस्टल लेटर स्ट्रक्चर बनता है, तो इस आयनिक कंपाउंड का फिर लेटर स्ट्रक्चर बनेगा और इन आयन से ये लेटेस्ट बन चुका है और इस लेटेस्ट के बनते वक्त हमारे पास ये एनर्जी मिल गई, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लेटेस्ट एनर्जी। अब ये लेटेस्ट एनर्जी जो है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आप डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज लेटेस्ट एनर्जी, व्हाट इज लेटेस्ट एनर्जी। यहाँ पर आप लिखेंगे कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, वो एनर्जी का कम से कम मिकदार जो रिलीज हो जाती है वे जब 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, जब 1 मोल एक आयनिक कंपाउंड का एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्स बनता है फ्रॉम इट्स gaseous cations and anions, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेटेस्ट एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is released when 1 mole, अब जरा देख लीजिए 1 मोल है, when 1 mole of an ionic compound forms from its gaseous cations and anions, this energy is called latest energy। अब अगर ये रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच लेटेस्ट जो होगा, डेल्टा एच लेटेस्ट जो होगा वो फिर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी ये वाला प्रोसेस जो है दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये क्या हो सकता है, हम सोडियम क्लोराइड को ब्रेक भी कर सकते हैं इसके गैसियस एनायन और केटायन में। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो जितना एनर्जी वो रिलीज कर चुके हैं इसके बनने में उतना ही एनर्जी हम इसको देंगे जब हम इसको ब्रेक करेंगे। तो जब आप इसको ब्रेक करते हैं उस एनर्जी को भी हम क्या कहेंगे, लेटेस्ट एनर्जी। यानी इसका जो ब्रेक वो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक। तो लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास अगर ये इस तरफ में हो रहा है यानी आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है तो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी नेगेटिव में होगी, और अगर आयनिक कंपाउंड की ब्रेक डाउन हो रही है तो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। तो ये आप कहते हैं आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन जब होती है तो डेल्टा एच एल क्या होता है, नेगेटिव। और आयनिक कंपाउंड की जब हमारे पास क्या होती है, डिसोसिएशन होती है, ब्रेक डाउन होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा एच एल जो होता है उसके लिए वो पॉजिटिव होता है। यानी ये वाला एंडोथर्मिक होगा और ये एक्सोथर्मिक। इससे हमें ये पता चल गया कि हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है। तो आप इस डायरेक्शन में आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break 1 mole of an ionic compound into its gaseous cations and anions is called latest energy। तो ये हो गए हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन, और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के बारे में भी हमने बात की। अब जरा मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेंथ ऑफ एन आयनिक बॉन्ड आप किस तरह पहचानेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम एक्स्ट्रा जाते हैं, लेकिन आपके लिए क्या होगा, ये यूजफुल होगा। स्ट्रेंथ ऑफ एन आयनिक कंपाउंड वो आप किस तरह डिटरमाइन कर सकेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ एन आयनिक कंपाउंड के लिए एक बात याद रखें कि वो आयनिक कंपाउंड जिसमें मेटल के पास, अब आपको पता है कि एक आयनिक कंपाउंड एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलकर बनता है। यहाँ पर क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, और सोडियम क्या है, मेटल है। तो एक आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन से बनता है। तो वो आयनिक कंपाउंड जिसमें मेटल के पास मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है और नॉन मेटल के पास नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, वो आयनिक कंपाउंड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड बनता है। तो लिखेंगे आयनिक कंपाउंड, an ionic compound in which the metal has maximum which the metal has a more in which the metal has a ग्रेट मेटालिक कैरेक्टर। यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, मोर मेटालिक कैरेक्टर या ग्रेट मेटालिक कैरेक्टर या गुड मेटालिक कैरेक्टर, इन विच द मेटल हैज अ गुड मेटालिक कैरेक्टर
मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर में, अब यहाँ पर इंग्लिश में ये चीज़ आपको नहीं समझा सकता, आप अपने कंसेप्ट खुद समझे प्रश्न में इसको, कि वो आयनिक कंपाउंड जिसमें मेटल के पास मेटालिक कैरेक्टर क्या हो, ज़्यादा हो, इन विच द मेटल हैज़ अ गुड मेटालिक कैरेक्टर। और मेटालिक कैरेक्टर आप किस तरह पहचानेंगे कि उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या हो, मिनिमम हो, हैविंग अ मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी। वो मेटल कि जब हम उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो वो हमसे कम से कम एनर्जी सर्व करेगी, यूज करेगी, तो उस मेटल को हम कहेंगे गुड मेटल, इन उसके पास मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड दी नॉन मेटल, और जो नॉन मेटल होता है, हैज अ गुड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, उसके पास नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो, जबरदस्त हो। और इसका मतलब ये है कि उनके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो वो क्या हो, हैविंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी अगर कोई नॉन मेटल में जब हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन के डालते वक्त वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करे, तो वो नॉन मेटल हमारे पास गुड मेटल होगा, उसके पास उसके पास नॉन मेटल कैरेक्टर या नॉन मेटल कैरेक्टर ज्यादा होगी। तो फिर अगर किसी आयनिक कंपाउंड में इस तरह के मेटल जिसके पास मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है और इस तरह के नॉन मेटल जिसके पास नॉन मेटल कैरेक्टर जो है ज्यादा है, तो वो आयनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड होगा। अब so an ionic compound in which the metal has a good metallic character and non-metal has a good non-metallic character will be strong ionic compound। वो फिर क्या होगा, एक strong ionic compound होगा, वो हमारे पास एक strong ionic compound होगा। अब जरा यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरह होता है। जरा देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर वन, आपके पास क्या है, सोडियम फ्लोराइड है, एक है सोडियम क्लोराइड, एक है सोडियम ब्रोमाइड, एक है सोडियम आयोडाइड। अब ये 2 3 4 आयनिक कंपाउंड है, इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ में अरेंज करें। तो किस तरह अरेंज करेंगे, यहाँ तो जो कैटायन है, कैटायन वो तो सब में क्या है, कमन है, वो तो सब में क्या है हमारे पास कमन है, और वो कौन सा है, सोडियम प्लस। लेकिन जो एनायन है वो डिफरेंट हो रहा है, वो एनायन जो है यानी नॉन मेटल जो है यहाँ पर, लेकिन मेटल या कैटायन जो है वो तो सब में कमन है, एनायन या नॉन मेटल जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो यहाँ से हम ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं। मतलब हमारे पास एक है फ्लोरीन, एक है हमारे पास फ्लोरीन, एक है हमारे पास ब्रोमीन, और एक है हमारे पास आयोडीन। अब इन नॉन मेटल की हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखेंगे कि किन के पास नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो वो वाला नॉन मेटल जिस आयनिक कंपाउंड में होगा वो ज्यादा यानी स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड होगा। अब आपको पता है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से पता चलता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी वो नॉन मेटल बेटर नॉन मेटल होगा। और ये आपको पता है कि नॉन यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर ग्रुप 7 एलिमेंट्स, आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी of chlorine is greater than fluorine is greater than bromine is greater than iodine। और इसकी एक्सप्लेनेशन अब मुझे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पढ़ना है, लेकिन आज हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं पढ़ना, आज हमने लेटेस्ट एनर्जी को और इसके साथ जो चीजें रिलेटेड है उनको पढ़ना है। तो ये याद रखें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। इसका मतलब ये है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। तो जिसमें क्लोरीन है वो वाला आयनिक कंपाउंड सबसे स्ट्रांग होगा, यानी हमारे पास सोडियम क्लोराइड का जो आयनिक कंपाउंड है इट विल बी स्ट्रांगर देन सोडियम फ्लोराइड के आयनिक कंपाउंड से, और ये वाला स्ट्रांगर होगा सोडियम ब्रोमाइड की आयनिक कंपाउंड से, और ये वाला स्ट्रांगर होगा सोडियम आयोडाइड की आयनिक कंपाउंड से। इसमें आयनिक कैरेक्टर इससे ज्यादा होगा, इसमें आयनिक कैरेक्टर इससे, और इसमें आयनिक कैरेक्टर इससे ज्यादा होगी। तो ये हो गई हमारे पास ये एक एग्जांपल। इस तरह एक और एग्जांपल अगर मैं आयनिक कंपाउंड पर आपको दे दूं तो आप लोग वो भी आंसर कर सकते हैं। और वो क्या है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 2। एक हम लेते हैं लिथियम क्लोराइड, एक हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड, और एक हम लेते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, एक हम लेते हैं रुबिडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम क्लोराइड।
अब जरा आप क्या करें, इन आयनिक कंपाउंड को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ अरेंज करके इनमें से जो सबसे ज्यादा, जो सबसे स्ट्रांग आयनिक कंपाउंड है और जो सबसे वीक आयनिक कंपाउंड है, इस ऑर्डर में इसको अरेंज करें। तो जरा अगर हम देख लें यहाँ पर जो नॉन मेटल है, यहाँ जो हमारे पास नॉन मेटल है वो कॉमन है, इसमें क्या है, वो कॉमन है और वो कौन है हमारे पास, क्लोरीन। और जो नॉन मेटल सॉरी मेटल है वो हमारे पास अब डिफरेंट हो रहा है। एक हमारे पास लिथियम है, एक हमारे पास सोडियम है, एक हमारे पास पोटाशियम है और एक हमारे पास रुबिडियम है। अब इसके बेस पर तो हम इसकी आयनिक स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इन मेटल के बेस पर हम इनके आयनिक स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। किस तरह कि ये डिफरेंट मेटल्स है हमारे पास और इनकी मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। गुड मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी अगर रिक्वायर्ड हो तो वो हमारे पास बेटर मेटालिक कैरेक्टर होगा। और आयनाइजेशन एनर्जी में आपको बता दो कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शंस होती है साइज ऑफ एन एटम। अगर एटम का साइज ज्यादा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर एटम का साइज कम है तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ये भी आपको पता है कि हमारे पास जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज क्या करता है, साइज इंक्रीज करता है। हम और ये ग्रुप वन के एलिमेंट्स है, लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम, ये ग्रुप वन के एलिमेंट्स है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जरा देख लें, लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम, तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए हमारे पास साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ऊपर से नीचे की तरफ हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी और आपको पता है कि मेटालिक कैरेक्टर उसके पास ज्यादा होता है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास रुबिडियम के पास होगी। तो इसलिए हम ऊपर से कहते हैं कि नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि नीचे चलते हुए हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है तो मेटालिक कैरेक्टर हमारे पास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि metallic character of rubidium is greater than potassium, is greater than sodium, is greater than lithium। तो मेटालिक आपको पता है कि कौन सा आयनिक कंपाउंड हमारे पास स्ट्रांग होता है, जिसमें मेटालिक कैरेक्टर के पास मेटल के पास मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा हो। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो इस तरह होगा कि रुबिडियम क्लोराइड की स्ट्रेंथ हमारे पास ग्रेटर होगी पोटाशियम क्लोराइड से, और इसकी स्ट्रेंथ ग्रेटर होगी सोडियम क्लोराइड से, और इसकी स्ट्रेंथ ग्रेटर होगी लिथियम क्लोराइड से। सो दिस इज द आंसर ऑफ एग्जांपल नंबर 2। तो ये हो गए हमारे पास आयनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन। फिर यहाँ से हम चलते हैं लेटेस्ट एनर्जी की तरफ। फिर से वापस लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, उसके लिए फैक्टर्स क्या है, हम लेटेस्ट एनर्जी को डिटरमाइन किस तरह करते हैं, यानी किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं कि इस आयनिक कंपाउंड के लिए हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी कितनी आएगी। तो हम एक कंपाउंड लेते हैं, फिर इसकी फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड लेते हैं, फिर उसकी फॉर्मेशन करते हैं और उस फॉर्मेशन के दौरान जो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी रिलीज होगी उस लेटेस्ट एनर्जी को हम डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग हेडलाइन लिखेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। तो डिटर्मिनेशन ऑफ लेटेस्ट एनर्जी के लिए हम एक और टॉपिक यूज करेंगे। ये आप लिखेंगे कि वी कैन determine latest energy, you can determine latest energy with the help of बोरॉन हेबर साइकिल। इसको हम क्या कहते हैं, बोरॉन हेबर साइकिल। ये प्रोसेस होता है, इसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं बोरॉन हेबर साइकिल। तो हम बोरॉन हेबर साइकिल की डिस्कशन करते हैं, यानी determination of latest energy with the help of a boron Haber cycle। boron Haber cycle जरा देख ले, ये बोरॉन हेबर साइकिल जो होता है ये बेस करता है हेस लॉ पर। किसके लॉ पर, हेस लॉ। यहाँ पर ये हेस लॉ क्या होता है ये भी हम समझाएंगे।
लेकिन पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। ये वाला एग्जाम्पल हमारे पास है कि सोडियम 1 मोल ऑफ सोडियम और 1/2 मोल ऑफ क्लोरीन गैस ये मिल रहे हैं और इस साइड में वो पहले क्या बनाते हैं, सोडियम प्लस बनाते हैं, फिर क्लोरीन नेगेटिव बनाते हैं और फिर ये क्या बनाते हैं, इस तरफ में आते हुए ये सोडियम क्लोराइड का आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। बुक में इसको कहा गया है कि डेल्टा एच एक्स और इसको कहा गया है डेल्टा एच एल और फिर यहाँ से भी शो किया है, यानी सोडियम और क्लोरीन से डायरेक्टली इन्होंने क्या बनाया है, सोडियम क्लोराइड को भी बनाया है। तो आपको पता है कि हमारे पास एक रिएक्शन एक स्टेप में भी हो सकता है, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि एक स्टेप में भी हो सकता है और मल्टीपल स्टेप में भी होता है। तो हम इसको कभी कभी इस तरह शो करते हैं कि सिंगल स्टेप में शो करते हैं और कभी कभी उनके सारे स्टेप्स को जो जितने स्टेप में वो रिएक्शन होता है उन सारे स्टेप को हम शो करते हैं। और फिर हर स्टेप में हमारे पास हीट चेंज आता है, हर स्टेप में हमारे पास एक हीट चेंज आता है, यानी या तो वो स्टेप एंडोथर्मिक होता है या फिर एक्सोथर्मिक होता है। अगर वो स्टेप एंडोथर्मिक होता है तो हीट चेंज हमारे पास पॉजिटिव में आता है, एंथैल्पी चेंज जिसको हम कहते हैं डेल्टा एच, इसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी चेंज है या हीट चेंज। अगर वो रिएक्शन या वो स्टेप हमारे पास एक्सोथर्मिक है तो हमारे पास डेल्टा एच है या एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज होता है वो नेगेटिव में आता है। तो ये रिएक्शन मैंने क्या किया है, दो स्टेप में शो किया है। पहले स्टेप में वो आयंस बनाते हैं, फिर दूसरे स्टेप में वो क्या बनाते हैं, एक सोडियम क्लोराइड बनाता है। और आपको पता है कि जब हमारे पास आयंस मिलकर वो एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, लेटेस्ट एनर्जी। तो इसलिए यहाँ पर जो हीट चेंज आएगा उसको हम कहते हैं डेल्टा एच एल। और यहाँ सोडियम और क्लोरीन से जो डायरेक्ट हम सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, बुक वाले ने इसको लिखा है डेल्टा एच एफ से, इसको शो किया है डेल्टा एच एफ से, हीट ऑफ फॉर्मेशन से। अब सर आप देख लें यहाँ ये सिंगल स्टेप शो कर रहा है कि सोडियम क्लोराइड से डायरेक्ट सोडियम प्लस 1/2 मोल ऑफ क्लोरीन गैस से डायरेक्ट क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड सॉलिड बन रहा है। और यहाँ इस स्टेप में वो दो स्टेप दिखा रहा है, पहले स्टेप में आयंस बनते हैं, फिर दूसरे स्टेप में हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर हम हेस लॉ को थोड़ा सा टच देते हैं कि हेस लॉ क्या कहता है। हेस लॉ हम ये कहता है कि लेट सपोज आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है, यानी ए से बन रहा है आपके पास ई, ए से क्या बन रहा है ई, और ये सिंगल स्टेप में। तो इसको हम लेट सपोज यहाँ पर जो हीट चेंज आता है या एंथैल्पी चेंज आता है इसको हम कहते हैं डेल्टा एच। ए से जब ई बन रहा था तो यहाँ पर जो हीट चेंज आ गया इसको हमने क्या कह दिया, डेल्टा एच। फिर इसको हमने मल्टीपल स्टेप में शो किया, यानी ए से पहले बन गया बी, फिर बी से बन गया सी, और सी से बन गया डी, और डी से बन गया फिर लास्ट में क्या, ई। यानी मल्टीपल स्टेप में हो रहा है। तो हमने मल्टीपल स्टेप में भी शो किया और वो जो सिंगल स्टेप में ये हो रहा है, ए से डायरेक्ट ए बन रहा है, उसको भी शो किया। यहाँ पर जो हीट चेंज आएगा इसको मैं कहता हूँ एंथैल्पी चेंज 1, इसको मैं कहता हूँ एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज या डेल्टा एच 2, और इसको हम कहेंगे डेल्टा एच 3, और इसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा एच 4। अब आपके पास जो हेस लॉ है वो कहता है कि ये जो दी sum of all the enthalpy changes are the sum of all the enthalpy changes are if a reaction takes place in multiple steps will be equal to the enthalpy change if a reaction takes place in a single step। इसलिए क्या कहता है कि the sum of all the enthalpy changes if a reaction takes place in multiple steps will be equal to the enthalpy change if a reaction takes place in a single step। मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास डेल्टा एच है, enthalpy change if a reaction takes place in a single step, ये बराबर होगा डेल्टा H1 डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4, the sum of all the enthalpy changes if a reaction takes place in a multiple step। ये है हमारे पास हेस लॉ। तो यहाँ पर अब वो कहता है कि आपने लेटेस्ट एनर्जी को मालूम करना है। यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड से सोडियम और क्लोरीन के गैस से जो सोडियम क्लोराइड बन रहा है, यहाँ पर जो लेटेस्ट एनर्जी रिलीज हो रही है आपने इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास डेल्टा एच एफ है, यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, वो बराबर हो जाएगा, ये देख ले ये सिंगल स्टेप में हो रहा है,
तो सिंगल स्टेप वाला एंथैल्पी चेंज इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द एंथैल्पी चेंज इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स। तो मल्टीपल स्टेप में हमारे पास एक है डेल्टा एच एक्स और एक है हमारे पास डेल्टा एच एल। इसको आप तो यहाँ जरा देख ले, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेम, मतलब यहाँ पर हमने हेस लॉ को अप्लाई किया है। अब इस हेस लॉ के थ्रू हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम लेटेस्ट एनर्जी, यानी हमें अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी गई हो और ये डेल्टा एच एक्स दिया गया हो तो हम लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि यहाँ हमें क्या दिया गया है, यहाँ हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो दी गई है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें दी गई है -400। मैं जरा यहाँ चेक करता हूँ, मैंने लिखा था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें कितना दी गई है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें -411 दी गई है, -411। ये हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। और आपको पता है कि डेल्टा एच एक्स जो है वो भी हमारे पास क्या है, अननोन है। और साथ साथ में हमारे पास जो लेटेस्ट एनर्जी है वो तो हमसे पूछ रहा है कि इसको भी आपने फाइंड आउट करना है, तो ये भी अननोन है। अब जरा देख ले, बात अजीब है। हमारे पास जब 3 क्वांटिटी होती है किसी इक्वेशन में, तो उन क्वांटिटी में से यानी 3 वेरिएबल्स होते हैं, इनमें से अगर 2 वेरिएबल्स हमें मालूम हो तो एक वेरिएबल हम खुद इन दो से मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें एक वेरिएबल मालूम है और 2 वेरिएबल अननोन है। तो यहाँ से हम किसी तरह इसको मालूम करें, इसको मालूम करें, तो अगर इसको मालूम किया तो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर इन दोनों का इस्तेमाल करके, और अगर इसको मालूम किया तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम इसको मालूम कर सकते हैं। अब इनमें से या इसको हम किस तरह मालूम करेंगे, इसके लिए हम बारन हेबर साइकिल का यूज करेंगे। फिर बारन हेबर साइकिल के जरिए हमें डेल्टा एच एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और फिर उस डेल्टा एच एक्स को हम इस इक्वेशन में इस्तेमाल करके हमें डेल्टा एच एल यानी लेटेस्ट एनर्जी मिल जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी को मालूम करने में हमें बारन हेबर साइकिल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ बारन हेबर साइकिल का जो प्रोसेस होता है तो वो किस तरह हो जाता है। बारन हेबर साइकिल की आपने डिफिनेशन नहीं लिखी, बस इस तरह जो मैं बनाता हूँ सिर्फ सिंपल सा इस तरह बारन हेबर साइकिल आपने भी बनाना है और इसके थ्रू आपने लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट करिए। तो जरा देख ले, मैं कुछ एक लाइन बनाता हूँ। इस लाइन में मेरे पास क्या है, इस लाइन पर मेरे पास है सोडियम क्लोराइड और यहाँ पर एक लाइन है मेरे पास, इस लाइन पर मेरे पास है सोडियम और वो सॉलिड हालत में है और साथ साथ में 1/2 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। ये 1/2 हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जरा देख ले हमारे पास कंपाउंड में सिर्फ एक ही क्लोरीन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ हमारे एक क्लोरीन चाहिए। अगर हम CO2 लेंगे तो यहाँ पर हमें CO2 मिलेगा, जो कि हम फार्मूला क्या हो सकता है बैलेंसिंग के लिए। आपको पता है बैलेंसिंग हम किस तरह करते हैं, तो ये इस वजह से हम 1/2 लेते हैं। आपको पता है कि 1 मोल सोडियम के साथ हमें 1 मोल क्लोरीन चाहिए और अगर हम क्लोरीन के मॉलिक्यूल को देखें, अगर हम क्लोरीन के मॉलिक्यूल को लेंगे 1 मोल तो हमें 2 मोल क्लोरीन के एटम्स मिलेंगे, जबकि हमें एक सोडियम के एटम के लिए एक क्लोरीन का एटम चाहिए। और अगर हम 1 मोल क्लोरीन के गैस लेंगे तो इसमें से हमें 2 मोल क्लोरीन के एटम्स मिलेंगे, इसलिए हम 1/2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो हमें 1 मोल क्लोरीन के एटम्स मिलेंगे इससे। अब जरा देख ले, ये बात है आपको बैलेंसिंग से पता होनी चाहिए। हम क्या करते हैं पहले, अच्छा वहां पर जो हेस लॉ था वो थोड़ा शॉर्ट था, यहाँ पर जो आपने हेस लॉ को देखा, ये वाला पैसेज जो आपने देख लिया, सोडियम प्लस 1/2 Cl2, ये क्या बना रहे थे, सोडियम प्लस बना रहे थे और क्लोरीन नेगेटिव बना रहे थे। फिर यहाँ से ये वाला क्या बना रहे थे, सोडियम क्लोराइड, और ये एक डायरेक्ट रास्ता था जिसको हमने कह दिया डेल्टा एच एफ और इसको हमने कहा डेल्टा एच एक्स और इसको हमने कहा डेल्टा एच एल। तो ये भी एक हेस लॉ है। हाँ, और हेस लॉ में अगर हम देख ले यानी enthalpy change of enthalpy change of when a reaction takes place in a single step is equal to enthalpy change of sum of enthalpy changes when a reaction takes place in a multiple steps। तो यहाँ पर यही हेस लॉ को हम थोड़ी और भी एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से देख ले। ये सोडियम जो है ये जब रिएक्शन करेगा तो किस तरह करेगा कि पहले तो ये अब सॉलिड में है, अब सॉलिड सोडियम होगा तो ये एक बड़ा टुकड़ा होगा सोडियम का और एक बड़े टुकड़े में हमारे पास काफी करोड़ों सोडियम के एटम्स होंगे। लेकिन हमने क्या करना है, सोडियम का एक एटम बनाना है, यानी सोडियम का हमने एटमाइजेशन करना है। यहाँ हमारे पास सोडियम क्या हो जाएगा, इसकी एटमाइजेशन हो जाएगी और
सोडियम का एक सिंगल एटम बनेगा, और जब इसका सिंगल एटम बनेगा तो वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। और जब आप क्या करेंगे, सोडियम सॉलिड के एक बड़े टुकड़े से आप सोडियम के सेपरेट एक एक एटम बनाते, तो आप इसको क्या देंगे, एक एनर्जी देंगे, और उस एनर्जी को हम कहेंगे कि डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, और वो आपको पता है कितनी होती है, 108 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर जितनी भी एनर्जी की बात हम करेंगे वो किलो जूल पर मोल की बात होगी। लिखते इसलिए नहीं है क्योंकि जगह थोड़ा कम आ रहा है, तो इस वजह से हम किलो जूल पर मोल नहीं लिखते, आप लोग याद रखें सिर्फ। तो हमने सोडियम सॉलिड से हमने सोडियम एटम बना दिया, एक सिंगल एटम में लेकर आए, यानी गैस बन गया, और क्लोरीन को इसके साथ इस तरह ही लिख दिया जिस तरह हमारे पास था, यानी क्लोरीन को कुछ भी नहीं हुआ है। फिर हम इस सोडियम आइसोलेटेड जो कि गैसियस फॉर्म में है, इसका हम यानी इसको हम आयनाइज करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, आयनाइज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये सोडियम क्या हो जाएगा, आयंस की शक्ल में हो जाएगा। अभी भी ये गैसियस फॉर्म में है, लेकिन सिर्फ क्या बन गया, आयन बन गया। इससे हमने क्या की, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। और आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसको हम एनर्जी देंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, और वो कितना है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास है 496 किलो जूल पर मोल। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप कितनी एनर्जी देंगे, 496 किलो जूल पर मोल। और यहाँ आपको पता है कि यहाँ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकला, कहाँ से, सोडियम से, और सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, और यहाँ हम अपना क्लोरीन उसी ही स्ट्रक्चर में या उसी ही रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं। मैं यहाँ पर ये लेटेस्ट एनर्जी का जो टर्म है इसको मिटाता हूँ, आप लोग अपनी जहन में रख दें इसको। फिर क्या होता है, हमारे पास सोडियम का आयन तो बन गया, अब हमने क्लोरीन का भी आयन बनाना है। तो क्लोरीन भी हमारे पास मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है, तो पहले हम इसका भी एटमाइजेशन करते हैं कि हमारे पास क्लोरीन के मॉलिक्यूल से एक एक एटम मिल जाए। तो इसको हम एनर्जी देंगे, और फिर उस एनर्जी को हम कहेंगे कि डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन, डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन फॉर क्लोरीन। तो हमारे पास एक क्लोरीन का एटम बन गया, यानी 0.5 मोल ऑफ क्लोरीन के मॉलिक्यूल से हमें 1 मोल ऑफ क्लोरीन के एटम्स मिल गए। और वो फिर अब किस हालत में होंगे, गैसियस हालत में होंगे, क्योंकि पहले भी वो गैसियस फॉर्म में था। आपको पता है कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, तो इतने बड़े नहीं होते, तो वो गैस की शक्ल ही इख्तियार कर लेते हैं। क्लोरीन हमारे पास अब गैस की हालत में है और एक एक एटम बन चुका है, और इधर हमारे पास सोडियम प्लस भी है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन भी है यहाँ पर। अब क्लोरीन ने क्या की, क्लोरीन को हमने एनर्जी दी, और वो एनर्जी आपको पता है कि कितनी होती है, ये एनर्जी जो होती है हमारे पास, ये बराबर होती है 121 किलो जूल पर मोल। टोटल ये होती है हमारे पास 242 किलो जूल पर मोल। लेकिन चूंकि हमारे पास एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन के एटम होते हैं, तो इसलिए हम 242 को डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो हमारे पास एक क्लोरीन के लिए जो डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन आती है वो कितना आती है, 121 किलो जूल पर मोल। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये क्लोरीन जब इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरीन नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा, क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा। और साथ साथ में हमारे पास क्या है, सोडियम तो है ही, वो तो पॉजिटिव में है। ये भी हमारे पास गैसियस में है और ये भी हमारे पास गैसियस में है। तो जब ये क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी आइसोलेटेड और गैसियस और न्यूट्रल एटम के में एंटर होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पर हमारे पास होगा एंथैल्पी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर क्लोरीन, और वो कितना होगी, यहाँ पर मैं आपको लिख दो, -349 किलो जूल पर मोल में। जरा चेक करो कि ये इतना ही आ रहा है, बिल्कुल -349 किलो जूल पर मोल। तो ये हो गए हमारे पास इस तरह का प्रोसेस। अब जरा देख लें, ये सोडियम प्लस और क्लोरीन, हमारे पास क्या हो सकता है कि ये सोडियम और क्लोरीन, यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ डायरेक्ट एक रिएक्शन किया है। ये वाला रिएक्शन हमने क्या किया था, डायरेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें जितने स्टेप्स थे वो सारे स्टेप्स हमने शो किए। तो ये रिएक्शन हमारे पास इस तरह सिंगल स्टेप में भी हो रहा था, इस तरह सिंगल स्टेप में भी हो रहा था, और इसी तरह मल्टीपल स्टेप में भी आया। तो मल्टीपल स्टेप में जितनी भी डेल्टा एच है उसको जमा करेंगे, वो सारे इक्वल होंगे। यहाँ पर जो डेल्टा एच है, और इस डेल्टा एच को आपने क्या कहा है, डेल्टा एच एक्स। तो यहाँ से हम डेल्टा एच एक्स को मालूम कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ से यानी सोडियम प्लस और क्लोरीन मिलेंगे, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, तो यहाँ जो डेल्टा एच होगा उसको हम कहेंगे डेल्टा
एच एल यानी लेटेस्ट एनर्जी। और आपको पता है यहाँ देख ले सोडियम प्लस और क्लोरीन से जब सोडियम क्लोराइड बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा एच एल यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। अब हम डेल्टा एच एक्स को इस मल्टीपल स्टेप से मालूम करते हैं, मल्टीपल स्टेप से ये वाला प्रोसेस हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं। एक्सपेरिमेंटली फिर हमें ये सारी वैल्यू मालूम हो जाती है, फिर वहां से हम डेल्टा एच एक्स की वैल्यू मालूम करते हैं। फिर डेल्टा एच एक्स की वैल्यू जब हमें मालूम हो जाती है तो आपको पता है कि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला रिलेशन था कि डेल्टा एच बराबर है डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल। और यहाँ से हम फिर क्या कर सकते हैं, यानी डेल्टा एच एक्स की वैल्यू जब फिर मालूम हो जाए तो उस इक्वेशन में हम इसको यूज करके हम अपना लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब हम क्या करते हैं, डेल्टा एच एक्स की वैल्यू हम मालूम करने की कोशिश करते हैं कि डेल्टा एच एक्स हमारे पास बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच एक्स हमारे पास बराबर हो जाएगा डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन, डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन। फिर से हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हेसला का इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, फिर है हमारे पास डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, और फिर है हमारे पास डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, और फिर है हमारे पास डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। तो ये सारे वैल्यू से इसमें पुट करेंगे तो हमें डेल्टा एच एक्स की वैल्यू मिल सकती है। अब मैं लगा दूं कि डेल्टा एच एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन सोडियम जो है वो है हमारे पास 108 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोडियम जो है वो हमारे पास 496 किलो जूल पर मोल। इसी तरह डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन जो है हमारे पास 121 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन जो है वो हमारे पास है -349 किलो जूल पर मोल। यहाँ मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि यहाँ ये लाइन जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये सारे लाइंस ऊपर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ हम एनर्जी दे रहे हैं, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, द मिनिमम amount of energy, the minimum amount of energy released when electron enters into the atmosphere of an gaseous isolated atom। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीजिंग की बात हो रही है, मतलब एनर्जी कम हो रही है सिस्टम की, तो इसलिए ये वाला एनर्जी लेवल नीचे की तरफ आ रहा है। सिमिलरली लेटेस्ट एनर्जी का डायग्राम भी हमने क्या किया है, इसका लाइन भी हमने इस तरह शो किया है कि नीचे आ रहा है, मतलब एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर हमने इसको -39 ले लिया। और जब आप इसको क्या करेंगे, इसको जब आप यानी सम अप करेंगे, यहाँ से आप प्लस का निशान खत्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -349 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। अब इसको आप जमा करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की है तो डेल्टा एच एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 376 बिल्कुल। तो आपके पास डेल्टा एच एक्स की वैल्यू आ गई 376 किलो जूल पर मोल। अब आप इसको यहाँ पर इस्तेमाल करके आप डेल्टा एच एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा एच एल की वैल्यू तो हमारे पास है डेल्टा एच एफ बराबर है डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल। फिर हमारे पास डेल्टा एच एल बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच एल बराबर हो जाएगा डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एक्स। अब आपको पता है यहाँ से यानी सोडियम प्लस 1 मोल सोडियम प्लस 1/2 मोल ऑफ क्लोरीन गैस जब डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड बनता है तो वो क्या होता है, डेल्टा एच एफ। इसको हम इस तरह शो करते हैं, ये हमारे पास क्या है, डेल्टा एच एफ। और ये फॉर्मेशन वाली एंथैल्पी चेंज है और ये हमेशा नेगेटिव में आती है, -411 है। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं -411, और यहाँ हम माइनस का साइन लगाएंगे। डेल्टा एच एक्स हमारे पास 376 है लेकिन माइनस सब के लिए भी माइनस का हो जाएगी तो 376 लगा दिया। यहाँ से हमें आंसर मिलती है लेटेस्ट एनर्जी की -787, -787। तो हमने लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड आउट कर दिया विद द हेल्प ऑफ बारन हेबरा साइकिल। तो ये हमारे पास बारन हेबरा साइकिल फॉर सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन, ये आपको आना चाहिए। और यहाँ से मैं एक और बात आपको बता दूँ कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने हेस लॉ की भी डिस्कशन की, हमें हेस लॉ की ज़रूरत थी इसलिए यहाँ पर हमने हेस लॉ को भी इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पर एक बात याद रखें और वो क्या है कि हमारे पास सम ऑफ डेल्टा एच जो होता है ऑफ साइक्लिक रिएक्शन वो हमेशा किसके बराबर आती है, 0 की। और ये बारन हेबर साइकिल है, तो अगर इस साइकिल की में जितनी भी डेल्टा एच है उन सबको हम जमा करेंगे तो वो किसके बराबर आएगी,
इन सबको जब हम जमा करेंगे, याद रखिए वो हमारे पास किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। किस तरह? अब ज़रा देख लें, डेल्टा एच एफ हमारे पास कितना है, यानी सम ऑफ डेल्टा एच साइकिल आप ये लगाएंगे, तो यहाँ पर पहले, यानी यहाँ पर अगर हम ये साइकिल इस तरह से दिखा दें आपको, ये साइकिल इस तरह से चल रहा है और इसी तरह ये साइकिल फिर से यहाँ पर आ रहा है, तो हम यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहाँ से जब हम जाएंगे तो अगर कोई चीज़ नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में हो जाएगा, कोई चीज़ अगर पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कोई चीज़ हमारे साथ जा रहा है तो वो उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे अगेंस्ट जा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी साइन चेंज हो जाएगी। तो डेल्टा एच ऑफ साइकिल हमारे पास बराबर हो जाएगा डेल्टा एच एफ के, फिर डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, फिर डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, फिर डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन लगा दे, और इन सारी वैल्यू का आप जब जमा करेंगे तो यहाँ देख ले कि इसका आंसर 0 ही आता है। और मैं क्या करता हूँ, टाइम की शॉर्ट इसकी वजह से, मतलब टाइम की कम होने की वजह से, ये वाला जो रूल है ये मैं आप पे छोटा कि आप प्रूफ करें कि यहाँ से हमारे पास सम ऑफ डेल्टा एच साइक्लिक रिएक्शन हमारे पास 0 आती है कि नहीं आती। आपने क्या करना है, इसको पॉजिटिव में लेना है, ये तो हमारे डायरेक्शन के बिल्कुल सेम जा रहा है, तो ये पॉजिटिव में तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव में तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव में है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह ये भी हमारे डायरेक्शन में ही आ रहा है, ये हमारे डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये -349 है तो आपने इसको -349 में ही रखना है। इसी तरह ये वाला जो है ये भी आपके डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको आपने क्या लेना है, पॉजिटिव में लेना है, क्योंकि ये आपके डायरेक्शन में है। ज़रा देख ले, डेल्टा एच एल हमारे पास कितना है, -787 है, लेकिन ये यहाँ पर आपके डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये भी आपने -787 में लेना है। मैं इसको ज़्यादा नहीं छेड़ने वाला, क्योंकि ये आपने खुद फाइंड आउट करना है, और अगर ना भी करे तो यहाँ से कोई मसला नहीं है, मतलब आप ये प्रूफ ना भी करें तो कोई बात नहीं, और अगर कर सकते तो कर ले, ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ये होती है हमारे पास अब लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड आउट करने का तरीका कि हम बार्न-हैबर साइकिल को इस्तेमाल करते हैं, और बार्न-हैबर साइकिल के ज़रिए हम किसी कंपाउंड के लिए फिर पहले डेल्टा एच एक्स मालूम करते हैं, और फिर उस डेल्टा एच एक्स और डेल्टा एच एफ का इस्तेमाल करके हम लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट लेटेस्ट एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटेस्ट एनर्जी। factors affecting latest energy, factors affecting the factors affecting latest एनर्जी। तो ज़रा देख ले हमारे पास जो फैक्टर्स हैं उनमें से नंबर 1 है फोर्स ऑफ attraction, forces of attraction between cation and anion। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपना रोल कंट्रीब्यूट करता है लेटेस्ट एनर्जी को इफेक्ट करने में। आपको पता है कि यानी हमारे पास फोर्स जो है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शंस है लेटेस्ट एनर्जी के। जितनी ज़्यादा हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उतनी हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। और आपको पता है कि फोर्स जो है, ये फोर्स जो है कोलम्बिक का फोर्स जो होता है, यानी फिजिक्स से आपने ये पढ़ा है कि फोर्स जो होता है वो हमारे पास बराबर होती है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये Q1 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ पर एक मेरे पास कैटायन होगा और एक एनायन। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस है चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन या चार्ज ऑन एनायन। जरा देख ले यहाँ पर फोर्स और चार्ज के बीच कौन सा रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन या चार्ज ऑन एनायन। और अगर अच्छा, यहाँ से फिर हम एक और बात और देख सकते हैं कि फोर्स जो है वो किसके डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, लेटेस्ट एनर्जी के डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। तो फोर्स जो होगा, फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एनर्जी, और हमें पता है कि फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड कैटायन, वो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है। तो हम लिख सकते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी जो है
लेटेस्ट एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शंस में है चार्ज ऑन कैटायन या एनायन, यानी चार्ज ऑन कैटायन या एनायन जो भी हो उसकी क्या है लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन से। तो मतलब एक वो पॉइंट ये याद रखें कि लेटेस्ट एनर्जी जो है वो चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। तो एक फैक्टर तो चार्ज हो गया, एक फैक्टर चार्ज हो गया। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। यहाँ से हमने एक फैक्टर ये मालूम किया कि लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर। एक फैक्टर हमारे पास चार्ज बन गया। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, इस इक्वेशन को अगर हम देख लें तो फोर्स और रेडियस के बीच कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। और रेडियस क्या होता है, साइज होता है, मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो यहाँ पर हमारे पास साइज किसकी बात होगी, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन या एनायन, साइज ऑफ कैटायन एनायन। तो साइज ऑफ कैटायन या एनायन ज्यादा होगा तो फोर्स हमारे पास कम होगा, साइज ऑफ कैटायन या एनायन कम होगा तो फोर्स हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। और आपको पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एनर्जी। तो यहाँ से अगर लेटेस्ट एनर्जी और फोर्स के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है और फोर्स और साइज के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है, तो लेटेस्ट एनर्जी और साइज के बीच भी हमारे पास कौन सी रिलेशनशिप होगी, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो एक दूसरा फैक्टर हमारे पास साइज है कि लेटेस्ट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अ कैटायन या एनायन। एक फैक्टर आपके पास साइज होता है और एक फैक्टर आपके पास चार्ज हो गया। अब ये याद रखें, ये दो लाइंस याद रखें कि लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड लेटेस्ट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, चार्ज ऑफ कैटायन या एनायन एंड साइज ऑफ कैटायन या एनायन। तो अब आप अगर ये सारी बातें नहीं लिखते, सिर्फ इस फैक्टर से ये दो बातें लिखे कि लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन या एनायन एंड लेटेस्ट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन या एनायन, तो यहाँ से भी आपको पता चल सकता है सिर्फ ये दो बातें लिखें। अगर आप बाकी बातें में आप कंफ्यूज हो गए, ये दो पॉइंट आप नोट करें। अब हम कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं और आपसे पूछेंगे कि इनमें किस कंपाउंड के लिए लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी और किसके लिए कम होगी। मेरे पास कुछ एग्जांपल हैं। एक है हमारे पास लिथियम नाइट्राइड, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में एक है हमारे पास ए लिथियम नाइट्राइड और एक है बी लिथियम ऑक्साइड। इसके लिए क्वेश्चन किया गया है कि अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, की किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर मैं देख लो यहाँ पर जो कैटायन है, कैटायन वो कौन है, वो कॉमन है, कैटायन कॉमन है हमारे पास कौन, लिथियम। और लिथियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, प्लस चार्ज है इनके ऊपर। लेकिन अगर हम बात करें एनायन की, तो एनायन में हमारे पास एक है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ऊपर होता है -3 चार्ज, और एक होता है हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 चार्ज। तो लिथियम का चार्ज दोनों में इक्वल है। आप ये ना देखेंगे कि यहाँ पर 3 लिथियम है, यहाँ पर 2 लिथियम है, इसको आपने नहीं देखना। आपने सिर्फ एक ही एनायन पर चार्ज देखना है और एक ही कैटायन पर आपको चार्ज देखना है। या आप लोग अगर ये भी कर ले तो यहाँ पर हाँ बिल्कुल आपने इस चार्ज को देखना, क्योंकि अगर यहाँ पर हम देख ले तो यहाँ पर ये 2 प्लस है और यहाँ पर ये 3 प्लस है, तो आपने इनको नहीं देखना, बस सिर्फ कैटायन के ऊपर चार्ज को देखना है कि एक कैटायन के ऊपर चार्ज कितना आता है, उसके नंबर को नहीं देखना। क्योंकि अगर नंबर पर देखा तो यहाँ पर आप लिथियम के ऊपर +3 लगाएंगे और यहाँ पर आप लिथियम के ऊपर +2 लगाएंगे, तो इसके मुताबिक आप कह देंगे कि लिथियम नाइट्राइड का लेटेस्ट एनर्जी लिथियम ऑक्साइड से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ऐसा आपने नहीं करना। नाइट्राइड के ऊपर -3 चार्ज आता है और आपको पता है कि एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आता है। तो इनमें से चार्ज एनायन, चार्ज एंड कैटायन तो दोनों में क्या है, इक्वल है, +1 है। लेकिन चार्ज एंड एनायन इसमें -2 है और इसमें क्या है, -3 है। तो चार्ज ऑन एनायन ऑफ ए इज ग्रेटर देन चार्ज ऑन एनायन ऑफ बी। तो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी ऑफ लिथियम नाइट्राइड ग्रेटर होगी लेटेस्ट एनर्जी ऑफ लिथियम ऑक्साइड से। ये हो गई आपके पास ऑर्डर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड एग्जांपल जो है आपके पास वो क्या है, जरा यहाँ से चेक करो। एक है आपके पास एल्यूमिनियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड अगर हम बात करें, बिल्कुल एल्यूमिनियम फ्लोराइड AlF3। एक है आपके पास मैग्नीशियम फ्लोराइड
और एक है आपके पास सोडियम फ्लोराइड। बिल्कुल यही 3 सब्सटेंसेस हमें दी गई है। अब आप क्या करेंगे, इनमें से एनायन जो है वो तो सब में कॉमन है। एनायन सब में क्या है, फ्लोरीन है, और एक फ्लोरीन के ऊपर आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है -1। तो एनायन दोनों में क्या है, यानी तीनों में एनायन जो है वो फ्लोरीन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये तो इतना बड़ा मसला नहीं है, ये तो सबके लिए सेम है, तो इनसे तो हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं केटायन की। तो केटायन एक है हमारे पास एल्यूमिनियम 3+, एक है हमारे पास मैग्नीशियम 2+, और एक है हमारे पास सोडियम प्लस। सोडियम के ऊपर आपको पता है प्लस चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ और एल्यूमिनियम के ऊपर 3+। अब किसका चार्ज ज्यादा है, एल्यूमिनियम का चार्ज ज्यादा है, देन मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का चार्ज ज्यादा है, देन सोडियम। और आपको पता है लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चार्ज एनर केटायन या चार्ज एनायन। एनायन वाला तो कॉमन है, -1 है सब में, लेकिन केटायन में डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम fluoride is greater than magnesium fluoride, which is greater than sodium fluoride. क्लियर है, ये हो गई हमारे पास सेकंड एग्जांपल का आंसर, यानी ऑर्डर अरेंजमेंट। और एक तीसरा एग्जांपल है आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड। बिल्कुल सोडियम ऑक्साइड के साथ यहाँ पर दो। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी बात वही हो रही है कि एनायन जो है वो सब में सेम है, ऑक्सीजन 2- है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर -2 आता है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर -2, और सोडियम में भी हमारे पास ऑक्सीजन में -2 आता है। मैं ज़रा चेक करो कि यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने सही लिखे हैं या गलत तो नहीं लिखे, बिल्कुल सही है, यही एग्जाम्पल यानी यही सब्सटेंसेस है। तो इसमें भी हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, यानी एनायन वाला चार्ज तो कम हो गया। लेकिन अगर हम केटायन की बात करें तो केटायन में हमारे पास एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज, और सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है। तो हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेटेस्ट एनर्जी होगी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी से ज़्यादा होगी, और इसकी ज़्यादा होगी सोडियम ऑक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी से। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छी तरह आ रहा हो, और इसके लिए मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दे दो और ये एग्जाम्पल आपका होमवर्क हो जाए, ये वाला एग्जाम्पल आपके पास क्या है, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड। तो चलो ये मैं खुद करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर साइज की बात अब आ रही है। अगर आप देख लें तो केटायन जो है, केटायन वो सब में कॉमन है सोडियम, और इसके ऊपर चार्ज भी क्या है, +1 चार्ज है। एनायन जो है, एनायन वो क्या है, फ्लोरीन नेगेटिव है, ब्रोमीन नेगेटिव, सॉरी क्लोरीन नेगेटिव है, ब्रोमीन नेगेटिव है, आयोडीन नेगेटिव है। अब एनायन के ऊपर चार्ज भी सब में क्या आ रहा है, चार्ज वाला फिनोमेना तो दोनों में, इन सब में सेम है, सब में केटायन है, और केटायन तो सब में बिल्कुल इक्वल यानी सेम केटायन है, और इसके ऊपर चार्ज भी +1 है। एनायन डिफरेंट है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज सेम है, तो चार्ज के बिना पर हम इनको क्या कर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन साइज में अगर हम देख ले तो आयोडीन का साइज बड़ा होता है ब्रोमीन से, ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है क्लोरीन से, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है क्लोरीन से। और आपको पता है कि लेटेस्ट एनर्जी और साइज के बीच कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स। तो जिसका ज्यादा साइज होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, जिसका साइज कम होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम फ्लोराइड इज ग्रेटर देन लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम फ्लोराइड विच इज ग्रेटर देन लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम ब्रोमाइड विच इज ग्रेटर देन लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम आयोडाइड। ये हो गया आपके पास ऑर्डर फॉर दिस एग्जाम्पल या क्वेश्चन। आप क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, सिर्फ आप बता रहे, और आपको ये वाले सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन की शक्ल में मिलेंगे। तो ये आपके पास एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल्स हो गए या 4 क्वेश्चन, एक ही बात है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं कि सोडियम फ्लोराइड है आपके पास एक, और एक है मैग्नीशियम क्लोराइड। एक आपके पास क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और इनकी आपसे क्या पूछी गई है कि इनकी लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। हम देखते हैं इनमें पहले हमारे पास जो केटायन है, केटायन में क्या है, एक सोडियम है, इसके ऊपर है हमारे पास प्लस चार्ज, और एक हमारे पास मैग्नीशियम और इसके ऊपर है हमारे पास
+2 चार्ज। अब यहाँ पर कैटायन भी डिफरेंट है और एनायन भी डिफरेंट है, तो हमने दोनों को देखना है, कैटायन को भी देखना है और एनायन को भी देखना है, और दोनों की कंपैरिजन के बाद हमने डिसीजन लेना है। एनायन जो है वो हमारे पास क्या है, एनायन हमारे पास एक है फ्लोरीन, और आपको पता है कि फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और एक है क्लोरीन, और क्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर एनायन का चार्ज तो इक्वल है, सेम है, लेकिन अगर हम रेडियस को देख लें तो फ्लोरीन और क्लोरीन का रेडियस एक दूसरे से क्या आ रहा है, थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। फ्लोरीन ऊपर होता है, क्लोरीन नीचे, यानी एक पीरियड वो नीचे आ जाता है। फ्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, एक शेल क्लोरीन में ग्रेटर होता है। फ्लोरीन में हमारे पास कितने शेल होते हैं, 2 शेल्स होते हैं, क्लोरीन में हमारे पास 3 शेल्स होते हैं, तो इनका साइज बढ़ जाता है। चार्ज तो दोनों पर सेम है। तो अगर साइज ऑफ एनायन की बात हम करें तो आपको पता है कि साइज ऑफ क्लोरीन नेगेटिव इज ग्रेटर देन साइज ऑफ फ्लोरीन नेगेटिव, और साइज ऑफ सोडियम प्लस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मैग्नीशियम 2+। या पहले आप इसके ऊपर चार्ज ना लगा दे, बस सिर्फ सोडियम और मैग्नीशियम के साइज अगर मैं आपको बता दूं तो इनका साइज एटॉमिक रेडियस अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, क्योंकि ये एक ही पीरियड में है। सोडियम और मैग्नीशियम को अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ये थर्ड पीरियड में है, यानी एक ही पीरियड में आ रहा है। सोडियम और मैग्नीशियम एक ही पीरियड में है। और आपको पता है कि पीरियड में हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज आता है, और वो डिक्रीज इतना ज्यादा नहीं होता, बहुत ही कम आता है। वो डिक्रीज होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सोडियम का एटॉमिक रेडियस मैग्नीशियम से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि सोडियम लेफ्ट पर होता है, मैग्नीशियम राइट पर होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता। हम कह सकते हैं कि सोडियम और मैग्नीशियम का साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तो इन दोनों में से तो हम साइज के बेस पर कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन एनायन में हम साइज के बेस पर कंपैरिजन कर सकते हैं। वो किस तरह कि क्लोरीन का साइज अगर फ्लोरीन से ज्यादा है, मतलब क्लोरीन का साइज ज्यादा है, तो क्लोरीन जिसमें होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन या एनायन। अब साइज ऑफ कैटायन तो आपको पता है कि वो तो दोनों के लिए सेम है, साइज ऑफ कैटायन तो दोनों के लिए क्या है, सेम है, लेकिन साइज ऑफ एनायन डिफरेंट है। और वो क्यों डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन इज प्रेजेंट इन वन पीरियड एंड क्लोरीन इज प्रेजेंट इन अनदर पीरियड। क्लोरीन हमारे पास सेकंड पीरियड में है और क्लोरीन हमारे पास थर्ड पीरियड में है। क्लोरीन में हमारे पास सब 2 शेल्स है और क्लोरीन में हमारे पास 3 शेल्स होते हैं। तो क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है और सोडियम मैग्नीशियम का साइज तो सेम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज अगर मैं बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो साइज हमारे पास कैटायन का तो सेम है, लेकिन क्लोरीन के बेस पर हम कंपैरिजन करेंगे, सॉरी एनायन के बेस पर, साइज ऑफ एनायन के बेस पर हम कंपैरिजन करेंगे। तो साइज ऑफ एनायन यानी क्लोरीन वाला साइज थोड़ा बड़ा है, तो अगर जिसमें क्लोरीन होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन। तो क्लोरीन किस में हमारे पास, मैग्नीशियम में है, तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होगी, यानी सोडियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी मैग्नीशियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब साइज ऑफ कैटायन तो दोनों सेम है, लेकिन साइज ऑफ एनायन डिफरेंट है। क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से ज्यादा है, तो क्लोरीन का साइज अगर फ्लोरीन से ज्यादा है तो इनकी लेटेस्ट एनर्जी फ्लोरीन से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स है। और अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हम किस तरह बात कर सकते हैं कि हमारे पास ये सोडियम प्लस है और ये मैग्नीशियम 2+ है। मैग्नीशियम का चार्ज ज्यादा है, सोडियम का चार्ज कम है, और आपको पता है कि लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड कैटायन और एनायन। तो यहाँ पर चार्ज एंड एनायन तो दोनों में क्या है, इक्वल है, लेकिन चार्ज एंड कैटायन मैग्नीशियम का ज्यादा है, सोडियम का कम है। तो जिसमें मैग्नीशियम होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसमें क्लोरीन होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। तो लेटेस्ट एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज ग्रेटर देन लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम फ्लोराइड। अब हम क्या हो गए, फंसे, बुरी तरह फंसे हैं। अब हम किसकी बात माने, साइज की बात मान लें या चार्ज की बात मान लें? तो आपने किसकी बात माननी है, चार्ज की बात माननी है। क्यों? क्योंकि चार्ज जब इंक्रीज करता है तो सर देख ले, +1 से डायरेक्ट +2 में जाता है, फिर +2 से +3 में जाता है, +3 से +4 में, +5 में, +6 में, इसमें इंक्रीजिंग गैप काफी ज्यादा आता है। और आपको पता है क्योंकि ये जो रेडियस में इंक्रीज आता है, ये क्लोरीन का रेडियस क्लोरीन से इंक्रीज तो करता है, लेकिन ये वाला इंक्रीजिंग गैप काफी ज्यादा नहीं होता, ये इतना नहीं होता कि आप इसकी बात मान लें। तो इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रेडियस वो थोड़ा कम होता है, और इंक्रीजिंग गैप बिटवीन चार्ज वो ज्यादा होता है, इसलिए अपने चार्ज की बात मानिए।
तो यह हमारे पास ये वाला ऑर्डर सही होगा। ये वाला ऑर्डर हमारे पास क्या है, गलत है। दिस ऑर्डर इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेटेस्ट एनर्जी आज बहुत ही डिटेल के साथ आपको समझ में आ चुकी होगी, और इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कल फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेप ऑफ आयनिक सॉलिड्स, और फिर हम सॉलिड्स का जो चैप्टर है उसको वाइंड आउट करते हैं या वाइंड अप करते हैं, मतलब इसको ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे उस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और लास्ट बात ये कि आप हमारे लिए दुआएँ देते रहे, और हम आपके लिए बेस्ट विशेज़ और दुआएँ देंगे। अस्सलाम।